औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है कि बायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहली बात, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हुए हैं कि साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। यानी सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस आर मेड, दूसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंट्स आर डन और तीसरे नंबर पर लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। कंक्लूजन्स नताइज। अगर हम ऑब्जर्वेशंस करें, एक्सपेरिमेंट्स करें और नताइज निकालें और हमारा मकसद कायनात के असूलों को समझना हो, यानी ये सारा काम हम करें in order to understand the principles of nature, तो फिर ये सारा काम साइंस कहलाएगा। हमारी इस कायनात में बहुत सारे काम एक तरतीब के साथ हो रहे हैं। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक सूरज हमेशा मशरिक़ से निकल रहा है, मगरिब में ग़रूब हो रहा है। दिन के बाद हमेशा रात आ रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन इकट्ठे आ गए हों या 2 रातें इकट्ठी आ गई हों, यानी एक तरतीब पाई जा रही है। और इंसानी अक्ल इस बात पर यकीन रखती है कि अगर कहीं पर कोई काम तरतीब से हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई असूल हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स हैं। अगर हमें किसी इदारे में कोई तरतीब नज़र आती है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर हमें किसी घर में कोई तरतीब नज़र आती है तो उसके पीछे भी कोई असूल होते हैं। तो इसी तरह ये जो कायनात है, इसमें जो काम तरतीब से हो रहे हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई असूल, कोई ना कोई राज मौजूद हैं। उन असूलों को समझने के लिए मुशाहिदात करना, तजर्बात करना और नताइज निकालना साइंस कहलाता है। अब हम ये समझ चुके हैं कि साइंस क्या है, तो फिर अपने आर्टिकल की तरफ आते हैं। बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, लिहाजा इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। ये भी एक रास्ता है नेचर के असूलों को समझने का। अब हम बात कर रहे हैं नेचर की, तो नेचर क्या है? तो नेचर से मुराद है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल। हमारे माहौल में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं, 2 ही चीज़ें हैं। हम किसी भी चीज़ को सोच लें, या वो जानदार होगी या वो बेजान होगी, यानी बायोटिक फैक्टर्स हैं और एबायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? ऑल लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? ऑल नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर। मिसाल के तौर पर सनलाइट, सोइल, ह्यूमिडिटी, ये माहौल के एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जबकि तमाम जानदार, पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह क्या हैं? बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब नेचर में बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, और नेचर को हमने साइंस में स्टडी करना है। बायोलॉजी में हमने कौन से पार्ट को स्टडी करना है?
तो आज से पहले तक 9th क्लास 10th क्लास तक हम ये बात करते रहे हैं कि बायोलॉजी जो है वो बायोटिक फैक्टर्स यानी स्टडी है लिविंग थिंग्स की। लेकिन अगर हम ये बात मान लें कि बायोलॉजी जो है वो सिर्फ जानदारों की स्टडी है, तो दूसरे चैप्टर में जब हम पानी वाला आर्टिकल पढ़ेंगे तो पानी तो नॉन लिविंग है, या 11वें चैप्टर में हम सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्यों है? तो हम थोड़ा सा अपना कंसेप्ट जो है वो वास्ट करते हैं कि बायोलॉजिस्ट्स डील्स विद द लिविंग पार्ट्स ऑफ नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट द लिविंग थिंग्स इन एनी वे। हम तमाम जानदारों को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उन बेजान चीज़ों को भी स्टडी किया जाएगा जो जानदारों पर किसी न किसी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी के लफ्ज़ी मतलब की, तो द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन derived from two ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से? बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, लाइफ की स्टडी। यानी बायोलॉजी क्या है? इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की साइंटिफिक स्टडी है। यानी बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमें सारी बातें समझ आ गई हैं कि बायोलॉजी जो है वो साइंस है, और साइंस है तो नेचर के बारे में बताएगी। नेचर के दो पार्ट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। हमने बायोलॉजी में तमाम बायोटिक फैक्टर्स को स्टडी करना है और साथ ही साथ उन एबायोटिक फैक्टर्स को भी स्टडी करना है जो बायोटिक फैक्टर्स पर किसी तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बायोलॉजी का वर्ड जो है वो दो यूनानी यानी ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस। बायोस के मानी है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो हम लिटरल मीनिंग की अगर बात करें, लफ्जी मतलब के लिहाज से डेफिनेशन की बात करें, तो वो यही बनेगी कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ क्या है? तो लफ्जी मतलब तो है ज़िंदगी, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहली बात ये है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ। क्यों? क्योंकि आज तक हमने जो लाइफ डिस्कवर की है वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज़। हमने आज तक 25 लाख मुख्तलिफ तरह के जो जानदार हैं वो डिस्कवर किए हैं, और साइंटिस्ट्स का ख्याल ये है कि इस कुर्रा अर्श पर कम अज़ कम 5 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलियन स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी जो कम अज़ कम हमने एस्टीमेट लगाया हुआ है 5 मिलियन का, उसका भी अभी हमने हाफ डिस्कवर किया है। तो क्योंकि अभी तक हमने पूरी लाइफ डिस्कवर ही नहीं की, इसलिए लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ बिकॉज सर्टन एस्पेक्ट्स आर लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द साइंस। साइंस की दस्तरस से बाहर है। बहुत सारे ज़िंदगी के पहलू ऐसे हैं जो साइंस की दस्तरस से बाहर हैं, लेकिन जितनी लाइफ हमने डिस्कवर कर ली है उसकी बुनियाद पर आज जो हम डेफिनेशन लाइफ की कर रहे हैं वो ये है कि लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जिंदगी
खसूसियात का मजमुआ है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का मजमुआ। कौन सी खसूसियात? दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स। लाइफ इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइफ खसूसियात का मजमुआ है, वो खसूसियात जो दैट डिस्टिंग्विश, जो फ़र्क पैदा कर देती हैं लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जानदारों और बेजान चीज़ों के दरमियान खसूसियात का जो मजमुआ फ़र्क पैदा कर रहा है, उस मजमुए को हम लाइफ कहते हैं। तो वो कौन सी खसूसियात हैं जिनको हम मजमूई तौर पर लाइफ कह रहे हैं? तो सबसे पहले नंबर पर कम्प्लेक्सिटी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स एंटिटीज चीज़ें। तमाम जानदार पेचीदा चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि बेजान चीज़ों में उतनी पेचीदगी नहीं पाई जाती। बतौर जानदार अगर मेरी स्टडी करेंगे तो मेरे जिस्म में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, पेचीदगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसका अगर हम छोटा सा पार्ट भी स्टडी कर लेते हैं तो वो बकाया सारे का सारा उसी तरह की खसूसियात का हामिल होता है, उसमें उतनी पेचीदगी नहीं पाई जाती जितनी जानदारों में। दूसरे नंबर पर कंपोजिशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हैं, जबकि बेजान चीज़ें जो हैं उनमें सेल्स नहीं पाए जाते। तीसरे नंबर पर है जेनेटिक प्रोग्राम। दे कौन? जानदार। दे कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जानदारों के पास अपनी खसूसियात की मुंतकिली के लिए एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जबकि बेजान चीज़ें इस तरह से नहीं कर सकती। ये तीसरा फ़र्क था। चौथे नंबर पर ग्रोथ। दे कैन ग्रो इन साइज़। जानदार जो हैं वो अपने साइज़ में इजाफा करते हैं, जबकि बेजान चीज़ों में ये खसूसियत भी नहीं पाई जाती। पाँचवें नंबर पे मेटाबॉलिज्म। दे कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल नंबरस केमिकल रिएक्शंस। जानदार जो हैं उनके जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ना सिर्फ हो रहे होते हैं बल्कि वो उनको कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। छठा फ़र्क है होम्योस्टेसिस। 10th क्लास में दूसरा चैप्टर आपने इसी नाम से पढ़ा। जानदार जो हैं वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक कांस्टेंट, एक नैरो रेंज में रखने की कोशिश करते हैं। दे कैन मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, जबकि बेजान चीज़ें इस तरह से नहीं कर सकती। अगर हम इस टाइम बात करेंगे इस किसी चेयर वगैरह की, तो उस चेयर का जो टेम्परेचर है वो वही होगा जो माहौल का है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूंगा बतौर जानदार तो मेरा वो 37 एक नैरो रेंज में ही मौजूद है, यानी मैं बतौर जानदार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहा हूँ। बेजान चीज़ें इस तरह से नहीं कर सकती। एक डेड बॉडी है, उसका टेम्परेचर क्या होगा या उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो जी जिस कंडीशन में वो पाई जाएगी, अगर माहौल का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, क्योंकि अब उसमें वो खसूसियत नहीं रही जो कि जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। 7वें नंबर पर रिप्रोडक्शन। जानदार जो हैं वो अपने जैसी औलाद पैदा कर सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग औलाद सिमिलर टू देमसेल्फ। जानदार जो हैं वो अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं, जबकि बेजान चीज़ों में ये खसूसियत भी नहीं पाई जाती। 8वें नंबर पर है सेंसिटिविटी। जानदार जो हैं वो अपने माहौल में आने वाले चेंज पर रिस्पांस ज़ाहिर करते हैं।
दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, जानदार अपने एनवायरनमेंट में आने वाले चेंज पर रिस्पांस ज़ाहिर करेंगे, गर्मी का रिस्पांस, सर्दी का रिस्पांस, खाने पीने वगैरह का रिस्पांस। तो जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से रिस्पांस ज़ाहिर कर रहे होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, जबकि बेजान चीज़ें इस तरह से किसी किस्म का रिस्पांस ज़ाहिर नहीं कर सकती। तो दरअसल ये वो खसूसियात हैं जो अगर बैक वक्त किसी भी चीज़ में पाई जाएंगी। एक चीज़ और है 9वें नंबर पर, न्यूट्रिशन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग़िज़ाइयत। दे कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, जानदार जो हैं वो न सिर्फ एनर्जी हासिल करते हैं बल्कि उसको इस्तेमाल में भी ले आते हैं, बेजान चीज़ों में इस तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा होता। तो अब ये वो हैं खसूसियात जो अगर बैक वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट में पाई जाएंगी तो हम उसको ज़िंदा डिक्लेयर करेंगे और बायोलॉजी में उसको ज़रूर स्टडी किया जाएगा। यानी ये खसूसियात अगर किसी चीज़ में हैं तो वो ज़िंदा है, और अगर उसमें से निकल गई हैं तो वो नॉन लिविंग हो गया। तो दरअसल फिर यही खसूसियात का मजमूआ है जिसे हम लाइफ कहते हैं। ये जिसके पास होगा वो ज़िंदा है और जिसके पास नहीं होगा वो नॉन लिविंग है। तो आज का आर्टिकल हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। खुदा हाफिज़।